नमस्कार स्टूडेंट्स, और मैं हूं डीके चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटी बाय डीके चौधरी में। आज का टॉपिक है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका कॉलेजियम प्रणाली को लेकर आमने सामने क्यों हैं। देखिए, इसका ये आजकल सुर्खियों में क्यों है। 7 सितंबर को विंटर सेशन स्टार्ट हुआ और जिसमें राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि उपराष्ट्रपति साहब ने जो है कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर आलोचना की और कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था संसदीय संप्रभुता को कमजोर करता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि यह व्यवस्था न्यायाधीशों की योग्यता की उपेक्षा करते हुए अपने संसद के लोगों की नियुक्ति या पदोन्नति की सिफारिश करती है। इसके कारण सरकार और न्यायपालिका के मध्य गतिरोध उत्पन्न हुआ है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का थर्ड सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का प्रावधान करता है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेता होना चाहिए। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में देख लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 124 का सेकंड पॉइंट भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन करता है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात जिन्हें राष्ट्रपति उचित समझे मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करेगा, तथा मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। लेकिन व्यवहारिकता में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा होती है। तो पहले समझते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित प्रणाली है और इसका विकास संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा ना होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से हुआ है। कॉलेजियम व्यवस्था का भी अपना इतिहास रहा है। तब कॉलेजियम व्यवस्था की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। सबसे पहला केस आया था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, या प्रथम न्यायाधीश मामला भी इसको कहते हैं। ये 1982 का केस था। इस मामले में चुनौती दी गई कि नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श बाध्यकारी है या अबाध्यकारी, क्योंकि देखिए लड़ाई कॉलेजियम में जो है जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर यही है कि ये जो हमारे संविधान में जो परामर्श शब्द है इसका क्या मायने हैं। तो इस केस में ये माना गया कि जो परामर्श है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियुक्ति में परामर्श का अर्थ जो है सहमति नहीं है। परामर्श बाध्यकारी नहीं है। नियुक्ति जो शक्ति है वो कार्यपालिका में निहित है, यानी कि ये जो बॉल है वो कार्यपालिका के जो है पाले में डाल दी गई। इसके बाद सेकंड जजिस केस आया 1993 में, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करेगा तथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। इसके बाद थर्ड जजिस केस आता 1998 का, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को दोहराते हुए पुनः कहा कि परामर्श का अर्थ सहमति है और यह परामर्श बाध्यकारी होगा तथा यह सलाह सम्यक प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात कॉलेजियम का बहुमत तथा मुख्य न्यायाधीश की अनिवार्य सहमति हो। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कॉलेजियम की सलाह पर करेगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा और साथ में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज होंगे। और उच्च न्यायालयों की अगर हम बात करें तो वहां पर जजों के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम में एक भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम जजों के ट्रांसफर की बात करें, हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर की, तो वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम में होगा, 4 जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज होंगे और दोनों हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस भी होंगे। बात आती है कि यहाँ पर जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसमें खासकर कमियां क्या हैं। देखिए, कमियों की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये कार्यपालिका का बहिष्करण करता है। नंबर 2, पक्षपात और भाई भतीजेवाद की इसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के ये विरुद्ध माना गया है और क्लोज डोर मैकेनिज्म है और असमान प्रतिनिधित्व है।
लेकिन नियुक्ति प्रणाली में सुधार को लेकर अब सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए गए और जब बीजेपी सरकार 2014 में आई तो उसने 99 अमेंडमेंट कर डाला और 99 अमेंडमेंट करके कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म कर दिया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को ला दिया गया, जिसको नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं। अब यहाँ पर इसके कंपोजिशन को अगर हम देखें तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, साथ में 2 वरिष्ठतम जज होंगे, साथ में एक विधि मंत्री होगा और 2 जो सदस्य हैं वो सरकार के द्वारा चुने हुए व्यक्ति होंगे, यानी कि जो ख्वादी प्राप्त हों। इनका मनोनयन जो है 3 सदस्य समिति के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था न्यायालय में भ्रष्टाचार, भाई भतीजेवाद तथा नियुक्ति प्रक्रिया को तार्किक बनाना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन इसको लेकर चौथा जजेस केस 2015 में आया और इस मामले पे 99 संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को असंवैधानिक करार दिया, जिसके निम्न आधार थे। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करता है, इससे न्यायपालिका का राजनीतिकरण होने की संभावना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। लेकिन अब बात यहाँ पर यह आती है कि फिर ये जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो ये लड़ाई चल रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो देखिए, पहली बात तो हम देखते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने अपने व्यक्तिगत हितों से बाहर आना चाहिए, क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका पर नियंत्रण चाहती है और न्यायपालिका अपने सामंतवादी स्टेटस को छोड़ना नहीं चाहती। आप जानते हो कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां न्यायिक नियुक्तियों में न्यायालय की निर्णायक भूमिका है, क्योंकि यहां जजों के द्वारा जजों का अपॉइंटमेंट हो रहा है। यह व्यवस्था निष्पक्षता तथा शक्ति के प्रतिकरण को प्रभावित करती है। इस व्यवस्था के वैकल्पिक उपायों में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से चयन, विशेषज्ञ समिति द्वारा नियुक्ति अथवा कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य एक समन्वयकारी संस्था के माध्यम से नियुक्ति इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। तो एंड में क्या निष्कर्ष होना चाहिए? देखिए, निष्कर्ष में अगर हम देखें तो कॉलेजियम व्यवस्था जो है वो निरंतर विवादों के केंद्र में रही है तथा इस पर अनेक आरोप लगते रहे हैं। अतः इसमें सुधार करने की आवश्यकता है ताकि न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता तथा समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। तो ये जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो कॉलेजियम को लेकर विवाद बना हुआ है, तो इसमें इस तरीके से जो है रास्ते निकाले जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चे। नमस्कार, जय हिंद।